हेलो फ्रेंड्स, नोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं हम बोर्ड जो एग्जाम आने वाले हैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का, उसके पर्पज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी। ठीक है, तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं उसी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरी ये कोशिश रहती है कि इसको ईजी वे में आपको समझाया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की रूट्स निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। क्वेश्चन है √2 x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू आती है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो वैल्यू आएंगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और भी पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि इसको और एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5√2 इंटू √2, 5√2 इंटू √2, √2 से √2 को मल्टीप्लाई करोगे। आप सिर्फ देखना क्वेश्चन दिया हुआ क्या है और सी के जगह पे क्या है और ए के जगह पे क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को अलग कर लो आप, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा क्या, √2 का होल स्क्वायर, मतलब रूट कैंसिल, रूट हट जाएंगे तो बच गया 2। तो 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 10। ठीक है, अब उस 10 को जब आप फैक्टराइज करोगे, 10 को फैक्टराइज करना होता है 2 से 5, 5 से 2, 5 2 7 या 5 - 2 3। तो यहाँ पे 7 लाना है तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 5x प्लस 2x। अब इन दोनों को लिख दो आप, क्या है ये, √2x स्क्वायर, ये क्या है, प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को एक साथ पेयर बना के और देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें √2 है, इसमें 5 है, तो हम इसमें से 5 या √2 तो कॉमन ले नहीं सकते। तो एक्स स्क्वायर है और x है, तो सबसे मिनिमम पावर क्या है, x का पावर 1, मतलब हम x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बच जाएगा √2x प्लस 5 प्लस, अब इसमें दो गौर करेंगे, इसमें 2 और √2 दोनों है। √2 इंटू √2, 2 की वैल्यू होती है √2 इंटू √2। तो यहां जो 2 है, 2 इसका मतलब हुआ √2 इंटू √2। 2 को कंसीडर करो, √2 इंटू √2। ठीक है, और यहां पे है 5√2। तो इसमें से दो √2 दो बार है तो एक कॉमन ले लेंगे, क्या, √2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अंदर, √2x प्लस 5। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन, दोनों सेम है, दोनों कॉमन, √2x प्लस 5, दूसरा x प्लस √2, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इतना इक्वल टू 0, फिर इतना इक्वल टू 0। ठीक है, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -5, √2 से अब इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहला सॉल्यूशन ये आ गया, अल्फा या बीटा कोई दोनों में से कोई आप मान सकते हो, ये आ गया। फिर दूसरे में x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू -√2। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन आ गए इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लूं। हाँ, एक है इस टाइप का, आप रूट वाला एक मैंने समझा दिया। अब बनाता हूं इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारे चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो तो इसमें है ही नहीं। हम लोग जितने मैथ पढ़ चुके थे अपने समय में, उसका 30% तो है सिलेबस में, आपके कुछ भी नहीं है अब इसमें। अब क्या है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर है, दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे इसका, या 8 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, या 8 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो इजी तरीका जो आप करते आ रहे हो शुरू से, उसी को यूज करेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो 8 आएगा, तो क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16 x स्क्वायर माइनस ये हो जाएंगे 8x
प्लस ये होंगे 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0 अपॉन 8 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 0 आएंगे, इसीलिए इसको लिखते हैं इतना इक्वल टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद 16 और जोड़ने के बाद -8, तो -8 है 4 4 8, अब 4 इंटू 4 16। आप नॉर्मली 16 कौन से मल्टीप्लाई करोगे, 16 लिखोगे, फैक्टराइज करोगे आप तो 4 इंटू 4 16 और 4 प्लस 4 8 आ जाएंगे, तो इसको लिख दोगे आप 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे दोनों में, 4 दोनों में है कॉमन, x दोनों में है कॉमन, तो ये आ गया 4x माइनस 1। इसमें 1 कॉमन लोगे आप, -1 कॉमन, तो आ जाएंगे 4x माइनस 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों सेम आएंगे, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 एंड 1/4। अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, उस समय दोनों वैल्यू सेम नहीं आई थी, यहाँ पर रियल नंबर है बट सेम, ऐसा क्यों हो गया। अब उसको थोड़ा सा मैं वो पढ़ लूं या वो बता दूं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे जान जाएंगे। इसको देखते ही कैसे जान सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे या फिर अलग आएंगे। ठीक है, तो अब उसको हम सॉल्व करते हैं। आपने देख लिया, इसे देख लिया, इसे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का। ये हमें लगा कि डिफिकल्ट है थोड़ा, तो इसको मैंने किया, एक रूट वाला कर दिया, और भी क्वेश्चन है वो भी करते हैं। अब अभी जो मैंने देखा कि वो रूट्स इक्वल कैसे आ गए, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पता है कौन, डिस्क्रिमिनेंट। आपने सुना होगा डी पढ़ा होगा आपने, डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन का अगर आपको निकालना हो, पता करना हो कि उसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, तो ये कैसे होता है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर b² माइनस 4ac, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसके d इक्वल है 0 के, या तीसरा कंडीशन जब b² माइनस 4ac लेस देन 0, यही तीनों हो सकते हैं, या तो 0 हो, या फिर 0 से बड़ा हो, या फिर 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है, यही 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो जब ऐसा हो तो क्या आएगा सॉल्यूशन, और ऐसा हो तो क्या आएगा, और ऐसा हो तो क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लिख सकते हो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी नेचर ऑफ इक्वेशन। यहां पे क्या आएगा, नेचर ऑफ इक्वेशन। आपको ये भी हो सकता है डिफाइन करना हो कि नेचर बताए, सॉल्यूशन बताए। ठीक है, तो अगर इस तरह से आ जाए, नेचर पूछ रहा हो किसी भी इक्वेशन का, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं। अभी वो क्वेश्चन था, मैंने बस उसको निकाल लूं मैं और एक और लिख दूं। हाँ, 2x², ये क्वेश्चन था 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो क्या था, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये था, इसके सॉल्यूशन आए थे क्या, 1/4। चलो हम अभी देख लेते, इसके सॉल्यूशन क्या वैसे आए थे, अब 4 हाँ, और 2x इसके आए थे, वैसे तो स्क्वायर में है, 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब a प्लस 4x माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे था। हाँ, x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये था। अभी कैसे आ रहा, दोनों इक्वल कैसे आ गया था, तो हम क्या करते हैं, ये मैंने 3 लिख दिया, इसको याद कर लेना है। अगर ये बड़ा हो, अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट, वो तो सुने होंगे आपने, डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है, b² माइनस 4ac। b क्या होता है, ये, a क्या होता है, ये, और c क्या होता है, ये। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको कंपेयर करना है बी क्या है, सी क्या है, ए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बी है, बी ये रहा, ए ये वाला होता है, सी ये होता है। ठीक है, इसमें आपने देख लिया कि ए कौन होगा। अब इस इक्वेशन में इसमें अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो सॉल्यूशन क्या आता है, 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0 हो तो क्या आता है कि डिस्टिंक्ट अलग अलग डिस्टिंक्ट और रियल रूट। इसमें जो सॉल्यूशन आएंगे ऐसे ही आएंगे 1/4 या 1/5 या ऐसे ही कुछ आएंगे, लेकिन अलग 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 और रियल रूट्स में आएंगे, मतलब रियल नंबर आएंगे सॉल्यूशन में जो होंगे, क्या रियल नंबर में होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड रियल मतलब रियल सॉल्यूशन रियल नंबर में। अब ये जब इक्वल होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होंगे इक्वल इक्वल रियल रूट्स। इसके जो रूट्स होंगे इक्वल होंगे और रियल। ठीक है, बट जब d लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा, तो इसके सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो इमेजिनरी सॉल्यूशन। क्या, इसके सॉल्यूशन जो होगा वो इमेजिनरी, मतलब नो सॉल्यूशन इमेजिनरी, मतलब नो रियल रूट्स। इसमें रियल रूट्स कब, जब इक्वल हो तो डी की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि जो भी एक अल्फा भी इक्वल टू बीटा इसमें। ठीक है, बट जब लेस देन होगा तो इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा और नो रियल रूट्स। इसमें क्या होंगे, अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, रियल सॉल्यूशन इसको होंगे, रियल रूट्स आएंगे, इसके रियल नंबर है या रियल रूट्स। ठीक है, अब इसमें ये तीनों इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेना एक बार। बस आप जब इसको यहां पे डालोगे, b8 को डालोगे, -8 का स्क्वायर 64। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये होगा 64 - 4 × 16 × 1, तो आ गया 64 - 64, तो आ गया 0, आ गया 0। तो जब इसका सॉल्यूशन आएगा तो क्या आएगा, इक्वल रियल रूट्स। इक्वल आ गया 1/4 और दूसरा क्या आएगा 1/4, ऐसे आएंगे। ठीक है, अब और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मेरे को जो भी थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, बाकी तो आप कर ही लोगे। एक्सरसाइज 4.2 में अभी है। हाँ, इसमें अब क्वेश्चन है कि फाइंड द टू नंबर व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। फाइंड द टू नंबर व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ऐसा क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन बना के क्वाड्रेटिक फॉर्म में छोड़ दूंगा, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं सारे को सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला दे रहा हूं और आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सॉल्व हो जाएगी। तो करा फाइंड द नंबर व्हिच सम इज 27, मतलब दो नंबर को जोड़ने के बाद कितना आता है 27। हमें नंबर नहीं पता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होता है वो नहीं होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो दो नंबर का जोड़ 27 है, जोड़ने के बाद 27 आता है 27, तो हम मान लेते हैं कि पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर। अगर फर्स्ट नंबर हम मानते हैं x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 में से x को घटा देंगे तो कहीं बचेगा ना। अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 - 10 17, यही होगा ना। अगर पहला नंबर 15 है, 15 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 - 15 12। ठीक है, मतलब कि हमें एक नंबर मान लेंगे और दूसरा नंबर अपने आप घटा देंगे टोटल में से, तो निकल जाएगा। तो ऐसे आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा कि इन दोनों को ऐड करते हैं
तो आता है 27, तो आ ही रहा है 27। अगर इन दोनों को जोड़ोगे x x कैंसिल 27। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा कि द प्रोडक्ट इज 182, इसके प्रोडक्ट क्या है 182, मतलब x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। ठीक है, ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 27 x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ लाओ तो माइनस 182 इक्वल टू 0। दोनों में से सब में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों प्लस प्लस और ये माइनस हो जाएंगे। तो कैसे लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। अब इसको आप सॉल्व करोगे अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है और ऐसा करना है कि जोड़ने के बाद 27 आए या फिर घटाने के बाद 27 आए। ठीक है, तो ये बन जाएंगे। इसको बनाने के और भी बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, इसके बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, चूंकि अभी टाइम कम है तो चलो इसी मेथड से बताते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम स्टार्टिंग से क्लास लेंगे तब मैं एक एक क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा। ठीक है, मतलब आप एक बार पढ़ लोगे, कहीं भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रिवाइज करते रहना। बिल्कुल एक एक पॉइंट पे फोकस करूंगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। मैंने बतलाया था कि कंजिक्यूटिव का मतलब होता है 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5। 2 लेना है तो चाहो तो ये दोनों ले लो, चाहो तो ये दोनों ले लो, चाहो तो ये दोनों लो, या फिर ये दोनों लो, कोई भी ले सकते हो, या इसके बाद वाले भी ले सकते हैं। तो अगर ये दोनों लेते हैं तो पहला 2 है तो दूसरा क्या है 1 है। अगर ये दोनों लेते हैं, पहला 2 है तो दूसरा क्या है 3 है। अगर उसके बाद वाला लेते हैं तो 3 है एंड 4 है। उसके बाद लेते हैं तो 4 है एंड 5 है। अगर ऐसे करते करते उसके बाद लेंगे तो कभी 50 भी आएगा, कभी 51 आएगा। समझ गए? इसका मतलब कि अगर 50 और 51 मतलब हमेशा जब पेयर लेते हैं तो अगला पिछले से एक ज्यादा होता है, तो पिछला हमें पता नहीं तो उसी को मान लेते हैं x। तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा x प्लस 1। कैसे? अगर x 1 है तो ये पहला, अगर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर x को 1 लेते हैं तो यहां पे हो गया 1, और x प्लस 1 दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो है ही लगातार है ये। अगर x 50 लेते हो, अगर x 50 लेते हो 50, तो दूसरा क्या हो जाएगा 50 प्लस 1 51। ऐसे ही बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए कितना 365 365। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी तो नहीं कि 365 आएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 365। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसको इस तरफ लाएंगे 365 इक्वल टू 0। अब ये आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दोगे। इतना तो सीखना है आपको, क्योंकि अभी इतने कम समय में एग्जाम आने वाला है, 1 हफ्ते बाद हो सकता है, उससे भी कम टाइम है तो डिफिकल्ट है। इसीलिए ये तो आपको सीखना है, ऐसे बना देना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे अपने आप आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है, अपने आप आंसर आ जाएंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लेना आप कैसे करना है। इसको मान लेना पहला, इसको दूसरा, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद है the altitude of right triangle is 7 less than its base right angle triangle। अल्टीट्यूड ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये कह रहा है कि ये जो अल्टीट्यूड है उसके बेस से द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन
इट्स बेस, देन इट्स बेस, तो बेस नहीं पता है, मैंने बार बार समझाता हूँ, देन के बाद जो नंबर है उसको मानते हैं। तो बेस मान लेते हैं x, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो गया, ठीक है, x माइनस 7। तो फाइंड द टू अदर टू साइड्स, ये तो सारे ही निकाल सकते हो आप, अदर छोड़ो। तो इसमें क्या होता है, ये अगर ये है a, ये है b, ये है c, ठीक है, तो AC बराबर, AC इक्वल टू होता है, AC इक्वल टू या AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये होंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हाँ, इफ द हाइपोटेनस इज 30, अब ये दे रखा है 30, ठीक है, तो 13, तो यहाँ AC कितना आ गया, 13 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7 2 जाओ 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, ये आ जाएंगे कितना, 3 3 जा 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 6 और 1 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसको इस तरफ ले जाना है, ठीक है, तो यहां हो जाएंगे 0 और यहां हो जाएंगे माइनस 169। अब इन दोनों को घटा देना है, क्योंकि साइन डिफरेंट है, तो यहां पे लिख देंगे। अब इक्वेशन को अरेंज करके लिख देना है, आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब घटाने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन है 2, तो कॉमन ले भी सकते हो या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर कॉमन लेके बनाना है ऐसे भी कर सकते हो, या कॉमन लेके भी, कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, या और या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये छोटा इक्वेशन हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, उसमें से 7 घटा देंगे तो अल्टीट्यूड निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये भी सॉल्व करना आसान है, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का 4.2 का, कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ 10 20 50 100 200 ऐसे आर्टिकल्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं, ठीक है। करा कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की बात हो रही है, किसी एक दिन, जैसे मंडे को मान लेते हैं, चाहे आज मान लेते हैं, चाहे कल मान लेते हैं। तो क्या हुआ उस दिन, that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। कॉस्ट कह रहा कि कॉस्ट, हाँ, इट वाज observed that the cost of production of each articles, हाँ, was 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो यही तो है। अगर मान लेते हैं कि उस दिन कितने प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन, अगर मान लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे को, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ, क्योंकि हमने चेंज कर दिया पर्टिकुलर डे, तो मान लेते हैं एक्स, कि सपोज किसी एक दिन, कोई पर्टिकुलर डे, कोई भी दिन हो सकता, कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे एक्स। सपोज आज की बात करते हैं, तो आज सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आर्टिकल्स बने हैं उसकी संख्या एक्स है, हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, तो मान लेते हैं उसको एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब यहां पे क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल,
each article ऑन इसी डे, ऑन इसी पर्टिकुलर डे को इच आर्टिकल का कॉस्ट क्या है वो क्या बता रहा, was 3 more than twice the number of articles, 3 more than 3 ज्यादा, twice the number of articles से 3 ज्यादा, मतलब 2x + 3। ठीक है, बाद में कह रहा if the total cost of production on that day was 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में अगर 50 सामान बनाए हैं सपोज, और एक सामान बनाने में 10 रुपए लगे हैं, तो टोटल कितने पैसे लगेंगे 50 सामान बनाने के, 50 × 10 500 रुपए। तो यहाँ पे हमें 50 सामान जो बनाए वो पता नहीं है, हमने कितना बनाया है x सामान x, और एक सामान बनाने का कितना कॉस्ट था वहां 10, बट यहाँ क्या है हमें नहीं पता, इसलिए मान लिए थे कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल्स, जैसे बुक ने बता रहा 2x + 3, तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट पर्टिकुलर डे इनटू कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल 2x + 3 = 90। बन गया क्वेश्चन। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² + 3x, 90 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो क्या हो जाएगा -90 = 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आएगी, निकाल देना है जो सूटेबल, अगर माइनस में होगा तो छोड़ देंगे, प्लस में जो पॉसिबल है उसी वैल्यू को लेंगे। बस आपके लिए क्या छोड़ दिया हूं कि इसे सॉल्व करना। ठीक है, आप कर लोगे सॉल्व। अब इसमें से कुछ तो ज्यादा है नहीं। अब 4.3 एक्सरसाइज 4.3, इसमें क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखना। हर एक का एक ही क्वेश्चन बनाता हूं जिसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन है, और 5-6 क्वेश्चन है तो एक बना देता हूं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, करा के द नेचर ऑफ रूट्स डी निकालना है, द नेचर ऑफ रूट्स तो डी निकाल देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट 2x² - 3x + 5 = 0, ये है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। पूछ रहा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर एग्जिस्ट, तो फाइंड देम। अगर रूट संभव है तो हमें नेचर, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका डी = क्या होता है b² - 4ac। अब आपको यहां पता करना है b क्या है, तो यहां पे b है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 5। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 - 4 5 हो जाए 10 और 4 40, अभी आएगा -31। तो d क्या है <0। तो जब 0 से छोटा हो तो क्या होता है नो रियल रूट्स, तो ये संभव नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, छोड़ देंगे क्योंकि संभव ही नहीं है। और जहां ही आ गया =0 तो तब x की वैल्यू निकालेंगे। जहां सॉल्व करने के बाद आया 0 से ये सपोज यहाँ पे आ गया 20, तो 0 से बड़ा हो गया, तब हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। कंप्लीट आंसर है। ठीक है, नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब आते हैं इसी में इज इट possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square। हाँ, कहा कि एक रेक्टेंगुलर ऐसे है, रेक्टेंगल में है, और कह रहा इसका लेंथ जो है इससे डबल है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से डबल है। तो ब्रेथ हमें नहीं पता, तो x मान लिए, तो लेंथ कितना होगा 2x। अब कह रहा है एरिया 800 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया बराबर क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ।
यहाँ पे लेंथ दिया है कितना x और एरिया दिया हुआ 800, तो पहले लिख देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, सॉरी x इंटू 2x तो आ गया 800, देन 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 400, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 का रूट, तो आ जाएंगे कितने 20 प्लस और माइनस, मतलब कि 20 और -20, तो ये तो संभव नहीं है, तो 20 लेंगे हम, तो आया ये 20, ये आया कितना 40, तो ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। अब बनाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। 4 years ago सम ऑफ टू फ्रेंड्स, एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 40। तो एक दोस्त का मान लेते हैं फर्स्ट फ्रेंड जो है, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका एज है कितना x, तो दूसरे फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा, जो दूसरा फ्रेंड है उसका एज क्या हो जाएगा, चूंकि सम है 20 तो दूसरे का क्या हो जाएगा 20 माइनस x, ठीक है। अब बता रहा कि 4 years ago पहले, पहले, तो पहला फ्रेंड में से 4 घटाएंगे और दूसरे फ्रेंड में से भी 4 घटाएंगे, घटा दिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कर रहा है। 4 years ago the product of their age is in years was 48। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर रहा 48 है, मल्टीप्लाई करने के बाद आता कितना है 48 है, तो एक इक्वेशन एक आ गया ऐसे 4 माइनस ये, और दूसरा आ गया 20 माइनस 4 कितना गया 16, तो 16 माइनस x। बस मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके छोड़ दे रहा हूँ। x को 16 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा 16x, x को x से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक 4 को 16 से मल्टीप्लाई तो आ गया 64 और 4 को x से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा माइनस 4x इक्वल टू 48। अब x स्क्वायर पहले x स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएंगे 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 सॉरी इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये गलत कर दिए। 16x माइनस 4x तो कितना होगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इसको इस लेफ्ट हैंड साइड मिलाएंगे तो 48 इक्वल टू 0। अब क्या लिखते हैं 12, अरेंज कर सकते हो आप, 12x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया 84201 माइनस, ठीक है, ये आ गया कितना 112 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस हो गया तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देना है तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर 80 और एरिया 400। चलिए अब देखते हैं, अब एक पार्क है रेक्टेंगुलर, तो क्या ये पॉसिबल है एक ऐसा पार्क हो जिसका पेरीमीटर कितना हो 80, जिसके पेरीमीटर कितने हो 80 और जिसके एरिया कितने हो 400 मीटर स्क्वायर या फिर जो भी हो, ठीक है। तो एरिया 400, पेरीमीटर है 80। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 लेंथ होता है 2 ब्रेथ होता है ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। पेरीमीटर मतलब
कि लेंथ प्लस ब्रेथ का डबल और एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब कहा क्या ये संभव है? क्या ऐसा संभव है किसी रेक्टेंगल में जिसका कि पेरीमीटर 80 हो और एरिया 40 हो? ठीक है। क्या वो पेरीमीटर होगा या कुछ और होगा? सॉरी, रेक्टेंगल होगा या फिर कुछ और होगा? अब रेक्टेंगल है तो संभव है कि नहीं, या फिर किसमें संभव है? तो पेरीमीटर 80 का रहा मतलब 2l प्लस बी इक्वल टू 80 और यहाँ एरिया दे रहा 400 मतलब l इंटू बी। अब यहाँ पे हम किसको क्या माने? अगर एक को x मानते हैं तो दूसरा तो पता नहीं है सम अब क्या होगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 2l, पहले इसको लेते हैं कि 80 इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर इसको डिवाइड करेगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ बच जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ क्या आ जाएगा 40। ठीक है, और यहाँ पे एरिया क्या आ रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या आ रहा है 400। अब एल बी आ रहा है 400। ठीक है, एल बी क्या आ रहा है 400 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान लेते हैं, ये है अल्फा और ये है बीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 40 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 400। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 40 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया 400। तो चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और उसको सॉल्व कर दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का। अब एक्स स्क्वायर यहां लिख दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है 40 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 400 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो आप। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, x कॉमन लोगे तो ये आ जाएंगे x माइनस 20, फिर इसमें भी x कॉमन लोगे तो आ जाएंगे x माइनस 20। तो फैक्टर क्या होगा x माइनस 20 और x माइनस 20 मतलब कि x की वैल्यू आ गई 20 मतलब अल्फा भी 20 और बीटा भी 20। इसका मतलब कि जब दो ऐसे कोई पॉलीगन हो जिसके साइड्स इक्वल हो, मतलब लेंथ इक्वल हो ब्रेथ इक्वल हो, तो क्या होता है वो कहलाएगा क्या स्क्वायर। तो इसके हो गए ये 20 और ये 20। अब इसका कह रहा पेरीमीटर, तो इसके स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो 20 इसके पेरीमीटर हो जाएंगे 4 इंटू 20, तो आ गए 80। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 20 का स्क्वायर, तो आ गया 400। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन में कहा गया कि क्या यह पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 हो, बिल्कुल संभव नहीं है। आंसर क्या आएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 ऑफ एनी रेक्टेंगुलर फील्ड या एनी रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट, बस आप इतना ही शॉर्ट में लिख देना, नो इट इज नॉट पॉसिबल। कंप्लीट। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.3 तक ही है बुक में जो पढ़ना है, बाकी कट हो गया है, पढ़ना नहीं है। तो करीब नहीं, ऑलमोस्ट जो भी टफ क्वेश्चन थे मैंने सारा करवा दिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक का। और अब बारी है किसकी, एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
अब बारी है एपी की। एपी होता है 3 तरह का, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम लोगों ने तो तीनों पढ़ा है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ एनसीईआरटी में 10th तक में सिर्फ यही पढ़ना है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कोई टेबल। अब मान लेते हैं टेबल है 1 2 3 4 5। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई टेबल, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है क्या, कि इन दोनों के बीच अगला से पिछले का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जीपी अलग है। जीपी में कोई टेबल ले सकते हो आप, 2 4 8 16। तो ये हो गया एपी में। अगर यहां लिखेंगे 2 4, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 है ना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगर ऐसे लिखते हैं तो आप देखेंगे 4 में से 2 2, 6 में से 4 2। इसका मतलब कि ये क्या है, एपी में, ठीक है। अब दूसरा टेबल लेते हैं। अगर 4 2 जा 8, अगर ऐसे से है तो ये भी क्या है, एपी में। तो ये सब क्या होगा, जितने भी टेबल है सारे आ जाएंगे एपी में, ठीक है। चूंकि टेबल को जब हम पढ़ेंगे 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, इसमें जो डिफरेंस है नेक्स्ट टू प्रीवियस, नेक्स्ट टू प्रीवियस, नेक्स्ट टू प्रीवियस सेम आएंगे। अब इस डिफरेंस को बोलते हैं डी, इसी को बोलते हैं डी, जिसको बोलते हैं कॉमन सी डी, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं डी, कहते हैं सी डी कॉमन डिफरेंस। सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, लेकिन लिखते हैं सिर्फ डी। और इस अगर सपोज हम इसी पे ध्यान दें, सिर्फ इस पे, ठीक है, सिर्फ इस प्रोग्रेशन पे ध्यान दें, तो यहां पे डी क्या हो जाएगा, यहां पे डी हो जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 4, तो आ गया 4, 12 माइनस 4 तो 4, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4, मतलब इसका डिफरेंस क्या आ गया 4। एक टर्म और है, एक दो टर्म, ए जिसको बोल सकते हो A1, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A10 10वां टर्म। यहां पे A4 क्या है, अब देखिए बता सकते हो, A4 क्या होगा, 1 2 3 4 16। A5 क्या है, 20, ठीक है। और अगर ये आगे बढ़ता गया तो AN टर्म, AN ऐसे लिखेंगे उसको, ठीक है। अब यहां पे A1 क्या है, 4। अब इस सीरीज में ये जो प्रोग्रेशन है, इसका ये जो सीरीज दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब जो टेबल पढ़े हैं कहां तक पढ़े हैं। जैसे आपने 4 का टेबल पढ़ा तो 5 तक पढ़ के छोड़ दिया, तो 5 तक पढ़ दिए, तो उसी को बोलते हैं n। नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितने हैं, 5। कैसे, 1 2 3 4 5। यहां पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे, ठीक है ना। अब ऐसे आ गया इस तरह से, तो अब इसमें से कुछ भी पूछेगा तो आप बना सकते हो। जैसे पूछ देगा, ऐसे सीरीज है, इसका 10वां टर्म क्या होगा, A10 क्या होगा, A10 क्या होंगे, ठीक है। तो A10 कैसे निकालते हैं, पहला टर्म प्लस A प्लस नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है, -1 इंटू डी। चूंकि 10वां टर्म पूछ रहा तो पहला टर्म क्या है, 4, तो यहां पे 4 लिख देना, प्लस टर्मों की संख्या कितनी है, पूछा कौन सा टर्म जा रहा है, 10वां, तो यहां पे लिखेंगे 10 -1, डी कितना है 4, तो लिखोगे आप 4 प्लस 9 इंटू 4, तो आ गया 4
प्लस 36 मीन्स 40। तो इसको 4 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 40 आता ही है, आता है ना, तो 40 ऐसे निकलता है। अब 10वां टर्म पूछे तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अगर A10 पूछा जाए तो आप लिखोगे A प्लस 1 कम 9D, ठीक है। अगर पूछा जाए A 25वां टर्म क्या है 25, तो आप यहां पर लिखना पहला टर्म प्लस 25 में से 1 कम 24D। उसी तरह अगर आपसे nवां टर्म पूछे तो ये फॉर्मूला है क्या, n टर्म का। nवां टर्म पूछे an तो आप क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ऐसे किया जाता है। इसके कुछ फॉर्मूला है। लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d, nवां टर्म a प्लस n माइनस 1d। आप कहोगे दोनों सेम है, तो ये फॉर्मूला जब लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है। जैसे 4 का टेबल पर है 10 बार में 40 आता है, 40 दिया हुआ हो और कह दिया गया हो कि 40 लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। और 1 2 3 अननोन है, 3 वेरिएबल है, उसमें से 2 दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल दोगे। तो an क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब एक आता है सम इक्वल टू होता है n अपॉन 2 नम, कितना का जो कितने तक को जोड़ना है, कितने टर्म तक को जोड़ना है, शुरू से लेके 5 तक जोड़ना है, 10 तक जोड़ना है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 50 तक जोड़ना है, तो यहां लिखते हैं और यहां लिखते हैं। उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1d। दूसरा होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ हो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ तो कैसे लिखते हैं, n अपॉन 2 a प्लस l। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला का मतलब होता है n अपॉन 2a को लिख सकते हो आप a प्लस n माइनस 1d। अब a प्लस n माइनस 1d मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है l होता है, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो 2a यहाँ पे है 2a, तो 2a को a प्लस a कर दिया, उसके बाद n माइनस 1d। तो अब यहाँ तक एक फार्मूला बन गया, तो इसे लिखते हैं n अपन 2a प्लस इसके बदले में l, जब लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग एपी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यकीन मानो 1% चांस है आपसे ना बनने की, पूरा वीडियो देखने के बाद, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।